अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के मिजाज गिरामी बखैर होगा। कहानी कनीज़ की 18वीं किस्त हाजिर है। उस दिन बदरुद्दीन फिर सरे शाम कोठे पर आ पहुंचा था। आहिस्ता आहिस्ता जीने अबूर करके टहलता हुआ जमीला बेगम के कमरे में झांका। वो मचिया पर बैठी प्याज काट रही थी और सामने बकरे का गोश्त प्लेट में रखा था। उस रोज़ कुरैशा को थोड़ी ताख़ीर से आना था क्योंकि उसकी छोटी बहन नूर आयशा की तबीयत कुछ ख़राब थी। वो सुबह ही बोल कर गई थी। नूर आयशा की उम्र 32 से तजावुज़ कर चुकी थी, लेकिन गुर्बत व अफलास के सबब उस वक्त तक वो कुंवारी थी। दोनों बहनें वालिदैन से महरूम हो चुकी थीं और कुरैशा के मुतालिक तो पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि वो खुद भी बेवा थी और उसके दो छोटे छोटे बेटा बेटी भी थे जिनकी उम्रें 4 और 6 साल थी। वो अपने वालिद के वक्त से ही अपनी बेवागी के बाद महल्ले पड़ोस के 2-3 लोगों के घर का काम करने लगी थी। उन्हीं दिनों रिक्शा चलाने वाले उसके बीमार वालिद शेख समी अहमद की कैफियत जानकनी जैसी बनी थी और बेहतर इलाज के लिए मुनासिब पैसे भी नहीं थे। इत्तफाक से उसी सुबह जमीला बेगम बजरिया रिक्शा उस तरफ से गुजरी तो भीड़ देखकर लोगों से मालूम किया और फ़ौरन गमज़दा कुरैशा को 500 रुपये बतौर इमदाद अता किया और मज़ीद ज़रूरत पड़ने पर सरगोशी में उसे अपने घर का पता बताकर मिलने को कहा। लेकिन उसी 2 घंटे बाद ही समीउल्लाह का इंतकाल हो गया, लिहाजा उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन में जमीला बेगम की इनायत करदा रकम ही काम आई थी। चंद दिनों बाद जब एक सुबह कुरैशा जमीला बेगम के कोठे पर जाकर उससे मिली और अपने काम करने की बात बताई तो जमीला ने उसे कहा, अगर मेरे घर भी काम करना चाहती हो तो कर सकती हो। दिगर अमीर लोग जितनी मजदूरी तुम्हें देते हैं उससे ज़्यादा मैं तुम्हें दिया करूँगी। बिलाशुबा उस ज़माने तक तवाइफ़ों की रिहाइश व खाना पीना रईस व उमरा से कम नहीं हुआ करता था। बहरहाल तब से कुरैशा बेला नागा उसके यहाँ आकर काम करती थी। उस दिन जमीला उसका काम आसान करने के लिए प्याज वगैरह का बिरयान कर देना चाहती थी क्योंकि मुजरा शुरू होने में घंटों का वक्त बाकी था। बाहर गैलरी में खड़े बदरुद्दीन ने कई बार पर्दे की ओर से झांक कर जमीला बेगम को देखा, लेकिन पता नहीं वो किस सोच में मुस्तगरक थी। लिहाजा हिम्मत करके उसे थोड़ा सा पर्दा हटाया और सलाम अलैकुम मोहतरमा कहा तो वो चौंकती हुई बोली, ओह बदरुद्दीन आप आ गए। जज जी मोहतरमा, काफ़ी देर से बाहर खड़ा हूँ। आपको मसरूफ़ देखकर मुखातिब करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज कुरैशा बेगम, हाँ वो थोड़ी ताख़ीर से आएगी, लिहाजा मैं उसका काम आसान कर रही हूँ। बेटी कनीज़, उसने आवाज़ लगाई। बेटी मुझे भी ख्वाहिश हो रही है, थोड़ी ज़हमत करो, 2 कप चाय। कनीज़ अपने कमरे से निकलती हुई बोली, अभी बना कर लाती हूँ अम्मी जान, बद्दू भैया भी आ चुके हैं शायद। जमीला ने कहा, हाँ तुम्हारे बद्दू भैया को तो कोई काम धाम है नहीं, वक्त के मुंतज़िर रहते हैं कि कब सूरज गुरूब हो और ये कोठे पर आ जाएं। चंद लम्हे बाद ही कनीज़ 2 कप चाय का ट्रे उठाए माँ के कमरे में दाखिल हुई तो बदरुद्दीन कप उठाते हुए बूझे से लहजे में बोला, अल्लाह मियाँ ने मुझे अपनी वालदा के शिकम से कोई बहन अता नहीं की थी, लेकिन जो बहन मुझे मिली है वो सगी से कम भी नहीं है। अल्लाह कनीज़ को नज़र बद से बचाए। कनीज़ जब वापस जाने को हुई तो जमीला ने कहा, बेटी इसे ले जाकर बावर्ची खाने में रख दो। मेरा तो ख्याल था कि तुम कटे हुए इस प्याज का बिरयान कर देती, तब तक कुरैशा भी आ ही जाएगी। वैसे मैं जानती हूँ कि अमूर खानादारी से तुम बखूबी वाकिफ़ हो, फिर भी घरेलू कामों पर थोड़ा मश्क करते रहना चाहिए। क्या पता तुम्हें ऐसे मियाँ मिल जाएं जो तुम्हारे ही हाथों बने हुए खाने की ज़िद पर अटल हो जाएं। कनीज़ झेप कर मुस्कुराने लगी तो मियाँ बदरुद्दीन दिल खोलकर हंस पड़े। उसी लम्हा कशिश भी मुस्कुराती हुई वहाँ पहुँच गई। आपने सही फरमाया है खाला जान,
मुमकिन है ऐसा भी हो। जमीला धीरे से हंसी और बोली, बेटी तुम भी अब तैयार हो जाओ, वक्त अनकरीब है। हाँ खालाजान, जा रही हूँ। कनीज गोश्त और कटे हुए प्याज की प्लेटें उठाकर किचन में चली गई और कशिश बानो ड्रेसिंग व मेकअप रूम में दाखिल हो गई थी। इधर चाय पीते हुए बदरुद्दीन ने अपनी खुशफहमी दिखाने की कोशिश की। वो संजीदगी से बोला, ठीक ही कहा है किसी ने कि मोहब्बत का मफहूम लोग अपने अपने मिजाज के मुताबिक ही लगाते हैं। मुझे यकीन है कि कनीज बीबी की शादी के लिए इसे किसी न किसी रईस उमरा की समझदार औलादें या मिडिल क्लास घराने का कोई शरीफ ज़्यादा ही पसंद करेगा। खुदा करे अगर ऐसा हुआ तो इनकार नहीं करेंगी मोहतरमा। जमीला बेगम ने मुतज़ब्ज़ब लहजे में कहा, मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं मियाँ बदरुद्दीन। बदरुद्दीन ने खिजे लहजे में कहा, मैं अरबी ज़ुबान में तो नहीं बोला ना। ठीक ही है, समझेंगी भी कैसे? जब खुद को ही नहीं समझ सकी तो ज़माने को क्या समझेंगी? मैं ये कह रहा हूँ कि किसी अमीर व उमरा की समझदार औलाद हो या इज़्ज़तदार मिडिल क्लास वालों का बावकार फर्जंद, अगर वो कनीज़ को अपनी शरीक ज़िंदगी बनाने की पेशकश करे तो आप नाकर नुकुर नहीं करेंगी। कौन है वो जो डोली लिए मेरे कोठे के नीचे खड़ा फरियाद कर रहा है? किसी के दलाल बनकर तो नहीं आए हैं आज मेरे कोठे पर बद्दू मियाँ। वो फौरन बोला, अरे लाहौल पढ़िए जी, आप क्यों भूल रही हैं कि बदरुद्दीन कादरी आप लोगों का खैरख्वाह है, कोई दुश्मन नहीं। जमीला को उसकी बातों पर किसी हद तक गुस्सा आ रहा था। वो बोली, लेकिन मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप मेरी बेटी के मुस्तकबिल का ख्वाब क्यों दिखाने लगे हैं मुझे। आपको मालूम होना चाहिए कि आप जैसे खाना बदोश व गैर जिम्मेदार लोगों के सलाह व मशवरे की ज़रूरत जमीला बेगम को हरगिज़ नहीं आई। शायद अब तक आपको एहसास नहीं हुआ कि अब तवाइफ़ों का माहौल, सोचने का अंदाज और जीने के तौर तरीके काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। जिसके लिए धोखा, फरेब और ज़िल्लत का चलन राइज रहा है, वो अपने नसीब व फराज को भी बखूबी समझते हैं। मेरी बेटी अपनी तालीमी शऊर व इल्मी सलाहियत की बिना पर इंशाअल्लाह बेहतर सरकारी ओहदा हासिल करने में ज़रूर कामयाब होगी, इसका बखूबी एहसास है मुझे। लिहाजा आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर फ़िक्र करनी ही है तो ख़ुद अपनी और अपनी माँ की करें। किसी रईस ने आप दोनों के खाने का बंदोबस्त कर ही दिया है। एक और सही, खुद कोई अधेर फधेर देखकर निकाह क्यों नहीं कर लेते? ये बात सुनकर कनीज़ और कशिश मेकअप रूम में मुँह दबाकर हंस पड़ी थी और जमीला के आखिरी जुमला को सुनकर बदरुद्दीन के अंदर सरगोशी हुई। ये कमबख्त औरत मेरे लिए अधेर फधेर की बात कह रही है। लगता है मेरे मतलब की बात ये हरगिज़ पूरी होने नहीं देगी। क्या वाकई मैं खुशफहमी में जिए जा रहा हूँ? ऐसा न हो कि हलवा के चक्कर में हलवा से भी महरूम रह जाऊँ। उसके चेहरे पर तफक्कुरात की आंधी चलने लगी। तभी जमीला बेगम ने कहा, क्या सोचने लगे बद्दू मियाँ? जाइए जाकर मुजरा हाल में बैठिए। बदरुद्दीन बगले झांकता हुआ आहिस्तगी से उठा और चोर की तरह खिसक लिया तो जमीला पहले किचन में गई। देखा गोश्त और तैयार किया हुआ बिरयानी अलग अलग ढका रखा है। उसके बाद वो ड्रेसिंग रूम में गई तो कनीज़ ने एक नज़र माँ को देखा और निगाहें झुका ली। जमीला ने कहा, मुझे देखकर इस तरह तुम्हारी निगाहें क्यों झुक गई बेटी? बद्दू से जो बातें हो रही थी मुमकिन है उसे ज़रूर ही दोनों बहनों ने सुना होगा। उसके अल्फाज का ताल्लुक़ तुम्हारी ज़ात से मंसूब क्यों थे? जी मैं कुछ नहीं जानती अम्मी जान, उन्हें तो बेवजह की बातें करने की आदत है। जमीला ने कहा, हो सकता है बदरुद्दीन की बातें बेवजह की होंगी, लेकिन अपने मुताल्लिक़ खुद तुम्हारी राय क्या है? कनीज़ ने चौंक कर माँ की जानिब देखते हुए कहा, मैं समझ नहीं रही हूँ कि आप क्या कह रही हैं, लेकिन मैं समझ रही हूँ बेटी कनीज़ कि तुम्हारी आंखें अपनी तखरीब व बर्बादी के अफसाने बयां करने को किस कदर बेताब हैं। बदरुद्दीन जैसे नीम पागल शख्स के मकसद से अगरचे मैं नाआशना हूँ, ताहम उसकी कही हुई बातें हमें मुतनब्बा करने के लिए काफ़ी हैं। मैं फ़िलहाल उसके इशारे को संजीदगी से नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम पर काफ़ी भरोसा है। उम्मीद है तुम मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ सोचना भी गवारा नहीं करोगी। वैसे खुदा न खास्ता अगर तुम्हारे कदम लड़खड़ाने लगे हैं तो उनमें मजबूती पैदा करो ताकि ज़माने के सामने तमाशा न बन सको। वो पहलू बदल कर नपे तुले कदमों से कमरे के बाहर चली गई थी। दौरान गुफ्तगू
कशिश बानो मेकअप में मसरूफ़ रही, कोई दखल अंदाजी करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन जमीला के बाहर जाते ही वो बोली, ये साला बुधवा जब भी आता है कोई ना कोई सूसा छोड़ देता है और खाला भड़क उठती है। उसे कोई सबक सिखाना ही पड़ेगा। कल जब तुम कॉलेज के लिए निकलोगी, मुमकिन है मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। उसके घर जाकर उससे पूछूंगी उसके इस मशवरे का सबब क्या था। भटियारा निकम्मा खुद को बहुत अक्लमंद समझता है। चलो अपने कमरे में जाओ, मुझे चाय की ख्वाहिश हो रही है। कनीज ने अफसुर्दा लहजे में कहा, चलिए ना आप, चाय मैं भी पीऊँगी। चुनांचे दोनों ही किचन में चली गई और कनीज चाय बनाने लगी थी। बहरहाल गुजरते वक्त के मुताबिक कशिश बानो ने शाम 7:30 बजे से मुजरा शुरू किया। हाजरीन ने महफिल लुत्फानंदोज होते रहे, लेकिन बदरुद्दीन अपनी जगह बिल्कुल खामोश व बेहिस व हरकत बैठा रहा था। वो कभी नाचती गाती कशिश को एक नज़र देखता तो कभी जमीला बेगम के गुरूर से भरे चेहरे को निहारता। कशिश ने एक गज़ल पूरा किया और दूसरे गज़ल का धुन अपनी घुंघरुओं के इशारे से साजिंदों को बता ही रही थी कि एक शायदाई ने कहा, कशिश बानो वो गज़ल सुनाइए ना जो शहजादा जैसे जवान की आमद पर एक शब्द गाई थी आप। बस एक मिसरा ही याद है मुझे कि पास जाऊं तो कोई दूर चला जाता है। बेहद अच्छा लगा था। कनीज धीरे से मुस्काई और साजिंदों ने उस गज़ल का धुन छेड़ दिया। कई लोगों ने भी उस शख्स की पसंद की तायद की। चुनांचे रक्त के साथ कशिश वो गज़ल गाने लगी। कोई 2 अशार गाई थी कि बदरुद्दीन फर्श से उठा और इस तरह तेजी से बाहर निकल गया जैसे उसे कोई ज़रूरी काम याद आ गया हो। बहरहाल उसके जाने से किसी को कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। अलबत्ता जमीला बेगम ने निगाहें उठाकर दाएं दीवार पर आवेजा घड़ी को देखा, क्योंकि बदरुद्दीन के खाना लेकर घर जाने का कतई वक्त नहीं हुआ था। बारसूरत कुछ ख्यालात आए गए और ख़त्म हो गए, लेकिन खुद बदरुद्दीन ने उस रोज़ अपनी ज़िंदगी को बड़े करीब से देखा था और अपने मुस्तकबिल पर भी संजीदगी से गौर किया था। बल्कि गौर और खौफ तो उसने पहले भी किया था, लेकिन ज़रूरत छोटे सरकार के ताउन की महसूस हो रही थी। मगर बात यह थी कि उनके रूबरू होने की जुर्रत उसके अंदर ही घुट कर रह गई थी। बहरहाल राह चलते हुए उसने एक बार फिर तहिया किया कि जो भी हो कल जाकर उनसे ज़रूर मिलेगा। उस शाम उसने सही मानों में खुद को बहुत कोसा था, क्योंकि वो बरसों से सोचता रहा था कि कशिश बानो चाहे जितनी भी हसीन व पाकवाज क्यों न हो, आखिर है तो एक तवाइफी, ऊपर से उसकी बढ़ती हुई उम्र। एक न एक दिन वो यकीनन मजबूर होकर उसकी बाहों में आ गिरेगी। लेकिन अब वो महसूस कर रहा था कि उसका ये सोच उसकी खाम ख्याली थी। बारसूरत और भी बहुत कुछ सोचता हुआ जो उसके हक में बिल्कुल नहीं था, अकबर होटल पहुंचा और खाना लेकर घर की जानिब बढ़ने लगा। उसका दिल अंदर से रो रहा था। वाकई उसे कशिश बानो से मोहब्बत थी, लेकिन उसने कभी अपनी बिसात पर, अपने निकम्मेपन पर गौर नहीं किया। ऐसे में उसे किसी शायर मुअज़्ज़म का एक शेर याद आया कि जो अपने उभरने की करता नहीं खुद कोशिश, उस डूबने वाले पे हंसता है किनारा भी। उसने इस शेर के याद आते ही झुरझुरी सी ली और सोचा, वाकई मैं खुशफहमी का शिकार था। चुनांचे अपनी ज़कावत व शऊर की अदालत में अपना मुजरिम खुद ही साबित हुआ था। इधर कुरैशा खातून खाना बनाकर घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। कनीज़ अब उससे उसकी बहन की खैर आफियत दरियाफ्त की और उसके फ़िलहाल माजूर होने के सबब कनीज़ ने कहा, भाभी आप खाना लेकर जा सकती हो, क्योंकि आपके घर में बीमार बहन है जिसकी तीमारदारी ज़रूरी है। उसने चुपचाप गड्डी से 500 रुपये अपनी तरफ से ताबुन के तौर पर दिया, जो छोटे सरकार ने उसे उसके खर्च के लिए दिया था, और वो ढेरों दुआएं देती हुई खाना लेकर चली गई थी। कशिश ने रात के 10 बजे मुजरा ख़त्म किया। फिर सब लोग इत्मीनान हुए। दूसरी सुबह अलस सबा जमीला बेगम सोकर उठी और गुस्ल से फारिग होकर कपड़े तब्दील किए, 2 बिस्किट और चाय ली, बुरखा नकाब जेब तन किया और कनीज़ व कशिश के कमरे में आई। कनीज़ तो बेदार हो चुकी थी, लेकिन कशिश हनोज सोई थी। जमीला ने कहा, मैं 2 बजे तक के लिए बाहर जा रही हूँ बेटी, कुरैशा आए तो कहना मेरे लिए नाश्ता खाना नहीं बनेगा, और
हाँ, पता नहीं क्यों मेरे सोफा के गद्दे से मिट्टी तेल की बू निकल रही है। कल शाम बदरुद्दीन आकर बैठा था। पता नहीं कमबख्त ने घर के चिराग में तेल डालते हुए अपने कपड़े पर तो नहीं गिरा लिया था। कुरैशा से कहोगी गद्दे का गिलाफ धो डालेगी। तब कनीज ने पूछा, लेकिन आप जा कहाँ रही हैं अम्मी जान? उसके लहजे से फिक्रमंदी जाहिर हो रही थी। लिहाजा जमीला ने इत्मीनान बख्श अंदाज में कहा, किसी तशवीश की बात नहीं है। मेरी एक पहचान वाली थी, ज़माना हुआ मुलाकात नहीं हुई और न उसकी कोई खोज खबर ही मौसूल हुई। देखना चाहती हूँ वो ज़िंदा है या मर गई बेचारी। लेकिन वो कहाँ रहती हैं अम्मी जान? अरे समस्तीपुर का एक मोहल्ला है गौसपुरा, वहीं की रहने वाली थी। खैर उठो, नहा धो लो, होमवर्क भी तो करना होगा ना तुम्हें। मैं चलती हूँ। और वो बसूरत कमरे से बाहर चली गई थी। 1 घंटा बाद कशिश बेदार हुई तो कुरैशा भी आ गई। कनीज ने कहा, भाभी नाश्ते के लिए सिर्फ सब्जी पराठा बना लीजिए, चावल दाल वगैरह दिन के लिए नहीं बनेगा, ये रात में बनाइएगा। क्योंकि अम्मी जान मौजूद नहीं है, वो अपनी किसी पहचान वाली से मिलने समस्तीपुर गई हैं। कशिश अंगड़ाई लेते हुए मुस्कुराई और फौरन गुस्लखाने की जानिब चली गई थी। दरअसल जमीला बेगम ने समस्तीपुर के मज़कूरा मोहल्ला का फर्जी नाम बताया था। समस्तीपुर में किसी भी मोहल्ला का नाम गौसपुरा नहीं था। वो समस्तीपुर भी नहीं गई थी। दरअसल वैशाली ज़िला में आने वाला दयार जलालपुर बड़े बड़े 2 महलों क्या कस्बों पर मुनहसर है। एक कस्बा वो है जहां आज 21वीं सदी में भी किसी मज़ार पर सालाना उर्स का मेला लगता है, जिस कस्बा में मुसलमानों की छोटी छोटी बिरादरियों वाले आबाद हैं। दूसरा कस्बा गालिबन कलां कहलाता है, जहां इब्राहिम सरकार की हवेली आबाद है। लेकिन दोनों ही कस्बा एक ही पंचायत में मुकीम है। बहरहाल कोई 20 साल कबल की बात है, एक जवा उम्र खातून मेला जलालपुर कस्बा से आई थी और गवारा न होने के बावजूद भी वो कुछ चंदा फराहम कर रही थी, क्योंकि उसका इकलौता 8 साला बेटा याकूब अंसारी सख्त बीमार था। उसे खून की उल्टियाँ आती थीं। बरसूरत जमीला और उसकी माँ जोहरा बेगम को उसके हालात पर बेहद अफसोस हुआ था। लिहाजा उसे पहले खाना खिलाया और फिर 500 रुपये से खुद भी उसकी मदद की थी और दूसरी तवाइफों से इमदाद की सिफारिश भी की थी। उस वक्त कनीज सिर्फ 3 माह की थी। बहरहाल उस दिन जमीला उसके घर गई थी, मगर बेटी से झूठ बता दिया था। खैर कोई बात नहीं, इसमें जमीला बेगम की कुछ मसलहत थी। इधर कुरैशा ने भरपूर नाश्ता तैयार किया, क्योंकि खुद के लिए भी उसे ले जाना था। सोफा के गद्दे का गिलाफ भी धोकर छत पर फैला दी। कशिश व कनीज ने नाश्ता कर लिया तो कुरैशा ने चाय पेश की और नाश्ते का बाकी मांदा सामान लेकर वो चली गई। तब कशिश ने भी घर में ताला लगाया और दोनों बाने रिक्शा में बैठकर निकल पड़ी थी। चंद लम्हे बाद ही रिक्शा कासाने इब्राहिम पर जाकर रुका। रिक्शा वाले को पैसे देकर दोनों बाने सदर गेट पर जाकर दस्तक देने लगी। उस वक्त अंदर सेहन में फटी लुंगी गंजी पहने ज़मीन पर पसर कर बैठा बदरुद्दीन अपनी माँ हुस्ना बेगम के हुक्का पीने के लिए आतिशदान में पंखा झलकर आग सुलगा रहा था और आतिशदान धुआं धुआं हो रहा था। दस्तक की आवाज़ सुनकर बदरुद्दीन चौंकते हुए बड़बड़ाया, अरे वाह, सवेरे सवेरे ये किसने आकर दस्तक देना शुरू कर दिया अम्मी जान? हुस्ना चारपाई से उठती हुई बोली, मैं देखती हूँ बेटे, तुम इत्मीनान रहो। बदरुद्दीन ने खींचे हुए लहजे में कहा, इत्मीनान क्या खाक रहूँ, धुआं से मेरी आंखें आधी बीनाई खो चुकी हैं। बहरहाल बदरुद्दीन का चाहे जो भी हो, मगर उसकी माँ अब पूरी तरह सीधी तरखी हो चुकी थी। छोटे सरकार के इमदादी खाने कपड़ों ने उसकी सेहत व रुखे रौनक के लिहाज से जैसे उसकी उम्रें चुरा ली थी। उसने जो ही दरवाज़ा खोला, नकाब पोश दोनों लड़कियों ने नकाब उलटते हुए सलाम अलैकुम खालाजान कहा तो सुगड़ा बेगम मचल उठी। वालेकुम अस्सलाम मेरी रानिया कहती हुई मज़ीद बोली, आओ अंदर आ जाओ बेटी। वो सामने से हट गई तो दोनों लड़कियां अंदर दाखिल हुईं। कनीज़ ने अपने हाथ में एक ठोंगा ले रखा था। कशिश ने पूछा, खाला भी आपका अहमक बेटा मौजूद नहीं है क्या? हुस्ना भी मुस्कुराई, हाँ है ना, मेरे हुक्का के लिए आग सुलगा रहा है। आइए आइए मोहतरमाएँ, सवेरे सवेरे कैसे रास्ता भूल कर इधर आ निकली? राह भूलने का सबब भी मैं बताती हूँ, उतावले होने की ज़रूरत नहीं है। कशिश ने कनीज़ के हाथ से ठोंगा लेकर हुस्ना भी की जानिब बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए खाला,
आप ठोंगा पकड़िए। राह में देखा एक मिठाई दुकान पर गरम गरम जलेबियाँ बन रही थी, सोचा खाला भी के लिए ले लेती हूँ। बदरुद्दीन अपने होठों पर जुबान फेरते हुए फौरन बोला, अरे वाह, बेहद नेक काम किया है आप लोगों ने। हुस्ना भी ने कहा, बैठो बेटी, आओ यहाँ फर्श पर बैठो, कल ही मैंने दरी चादर वगैरह धोया है। बहुत खूब कहती हुई कनीज और कशिश चारपाई पर बैठ गई। कशिश ने कहा, बद्दू मियाँ, आप उल्टा पुल्टा काम और बेसर पैर की बातें कोठे पर जाकर खाला जान के सामने क्यों करने लगते हैं? मेरा एंगेजमेंट हो या कनीज की शादी, कब, किससे और कैसे होगी, इस पर तबसरा करने को किसने कहा था? क्या जमीला बेगम ने आपसे मशवरा तलब किया था? बदरुद्दीन फौरन बोला, सो तो नहीं किया था, वैसे मैं समझ रहा था कि आप लोगों को भी मुमकिन है मेरी जानिब से तकलीफ़ होगी, माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल मैंने बड़ी बी को ट्राई करने की कोशिश की थी, इस सिलसिले में उनके मिजाज का मुताला करना चाहा था, लेकिन वो तो मेरे सोच के बिल्कुल बरक्स निकली। कनीज़ बीबी के रिश्ते के लिए वो फ़िलहाल कतई तैयार नहीं है। कशिश ने कहा, खाला जान, इसकी ऊंची माफ़ कीजिएगा कशिश ने कहा, खाला जान इसकी ऊंची तालीम के बाद किसी सरकारी ओहदे पर फायज देखने की तमन्ना रखती हैं। उससे कबल कोई ज़ोर आवर इंसान ही होगा जिसके सामने वो घुटने टेकने पर मजबूर हो सकती हैं। उसमें भी अगले को काफ़ी जद्दोजहद करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ऐसे में सुगरा बेगम ने अपने बेटा को डांटा, तुम्हें क्या ज़रूरत है कमबख्त नामुराद कि वहाँ जाकर लबर लबर करने लगता है? तुम तो खुद कल तक जमीला व कशिश के मोहताज रहे हो। छोटे सरकार की जानिब से रियायत क्या मिली, उनका शुक्र बजा लाने की बजाय कहीं और ही जाकर बेवजह की सरपरस्ती दिखाने की कोशिश करता है कमीना। किसी दिन जमीला ने रख दिया 2-4 थप्पड़ तो रही सही भी मिट्टी में मिल जाएगा। जी चाहता है पहले मैं ही 2-4 डंडे लगाऊं तुम्हें। अपने अल्फाज के साथ ही जज्बात से मगलूब होकर सोगरा बी ने अपना धरोहर डंडा उठाया ही था कि पहले ही बद्दू मियाँ ज़मीन पर चारों खाने चित हो गया। अरे माफ़ कर दो अम्मी जान, अब कभी भूल से भी मैं इस किस्म की बातें नहीं करूँगा। कशिश और कनीज होठों पर दुपट्टा रखकर हंस पड़ी थी। तभी सुगरा बेगम ने उसके पेट में लाठी की ठोकर लगाते हुए कहा, उठो और जाकर फ़ौरन नहाओ, कमबख्त अपनी तबीयत से कभी नहाता भी नहीं है। परसों शेरवानी और पाजामा कुर्ती धो दिया था, बवक्त शाम यह शेरवानी की बगल के हिस्सों में अंगुलियों से मिट्टी तेल लगा रहा था। मैंने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो बोला, अब इतिर गुलाब कहाँ से लाऊं? कम से कम इसे लगा लेने से पसीने की बदबू तो लोगों को नहीं लगेगी ना, सोचेंगे मिट्टी तेल बेचता होगा। अब ये बातें सुनकर दोनों बहनों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। कनीज अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोली, इसीलिए सुबह सुबह अम्मी जान कह रही थी कि बवक्त शाम बदरुद्दीन सोफ़ा पर बैठकर चाय पी थी बेटी, उसी वक्त से सोफ़ा का गद्दा मिट्टी तेल जैसा महक रहा है। मुमकिन है घर के चिराग में मिट्टी तेल डालते हुए अहमक ने अपने कपड़ों पर गिरा लिया होगा। बहरहाल अब मैं माजरत के साथ इस प्लॉट को इस वक्त नामुकम्मल छोड़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, लिहाजा बाकी अगली किस्त में आइंदा सुनाऊँगा इंशाअल्लाह रहमान। अस्सलामु अलैकुम।